नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग दौरे पर है। इस दौरान सीएम धामी ने आपको बता दें कि अगस्त्य मुनि क्रीड़ा मैदान में लखपति दीदी अभियान शक्ति के सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केदार घाटी के स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में केदार ब्रांड बनाकर तैयार कर विपणन किया जाएगा। मातृशक्ति की आजीविका सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। घाटी के होम स्टे से लेकर अन्य सुविधाओं को भी इसके अंतर्गत पहचान दी जाएगी। केदार घाटी की धार्मिक पहचान के साथ राज्य सरकार घाटी को नई पहचान दिलाने के लिए इसके अंतर्गत कार्य करेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे। इसकी भी हमने घोषणा कर दी है और इसकी प्रक्रिया गतिमान है। लगातार स्टेक होल्डरों से बात की जा रही है, तमाम जो हमारे संगठन है उनसे भी बात की जा रही है और आगामी बजट सत्र तक इस कार्य को हम पूरा करेंगे। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने जो बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनें हैं उनको भी कड़ाई से जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और कहीं भी कोई भी घोटालेबाजी या कहीं पर कानूनों का उल्लंघन हो या जिस प्रयोजन से जिसको जो भूमि आवंटित की गई है अगर उसने उनका पालन नहीं किया होगा तो हम उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसी सभी जमीनों को सरकार में निहित करने का भी हम काम करेंगे। भाइयों बहनों, जहां भी मामला हम गड़बड़ पाएंगे उन जमीनों को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के लामा लौड पहुंचे। आपको बता दें कि यहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है और वर्तमान में सरकार द्वारा बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों के जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में यह भी आया है कि जिन प्रयोजनों के लिए उत्तराखंड में भूमि खरीदी गई थी कई जगह उन परियोजनाओं का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में उनके द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी सभी भूमि जो नियम संगत नहीं है और नियम कानून का उल्लंघन कर रही हैं उन जमीनों को राज्य सरकार में चिन्हित किया जाए। इसके अलावा जल्द ही सरकार एक सशक्त भू कानून लेकर आने वाली है। प्रदेश के अंदर लंबे समय से एक सख्त भू कानून की आवश्यकता लोगों के द्वारा अनेक बार व्यक्त की गई है और हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक जो भू कानून लागू है, जो प्रावधान किए गए हैं भूमि खरीद फरोख्त के, उन प्रावधानों का भी जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, जिस प्रयोजन से जो भूमि खरीदी गई है उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी सभी प्रकार की भूमियां अभी तत्काल ही जो है उस पर जांच के आदेश कर दिए गए हैं और निकट भविष्य में हम सख्त भू कानून लेकर आएंगे। आगामी विधानसभा सत्र जो हमारा बजट का होगा तब तक हम सारी बातचीत भी कर रहे हैं और हमारी मुख्य सचिव वो सभी स्टेक होल्डरों से सब लोगों से बात करके उसका प्रारूप तैयार करेंगे और एक सख्त भू कानून लाएंगे। उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी कानून जरूरी होगा उसको हम अमल में लाएंगे। सर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कल रिजल्ट आने वाला है। आपने दोनों जगह जाके प्रचार किया लेकिन एग्जिट पोल भाजपा को कहीं ना कहीं पीछे दिखा रहे, कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपको किस तरह का अनुमान है? कल नतीजे आएंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के डोभालवाला और बकरालवाला में सड़कों और छोटी बिंदाल नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बदहाल स्थिति के लिए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कें बदहाल हैं। इसके अलावा नदी नालों की सफाई नहीं हो रही है। इसकी वजह से डेंगू समेत अन्य बीमारियों के फैलने का डर है, लेकिन सरकार इसके सुधार में कोई ध्यान नहीं दे रही है। अपने अभियान में जो मैं गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढा अभियान पूरे देहरादून में स्मार्ट सिटी का नज़ारा आपको रोज़ दिखा रहा हूँ। आज हमारे देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष रहे, देहरादून के नगर निगम के मेयर सम्मानित सुनील उनियाल गामा जी, उनके वार्ड में हूँ, उनके क्षेत्र में हूँ, उनके घर के बिल्कुल 20-25
कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला व महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक भी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार महिलाओं के प्रति भी अपराध बढ़ रहे हैं। सरकार उनको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। उत्तराखंड के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। नवीन जोशी ने कहा कि जिस तरह से उपचुनाव में मंगलौर और बद्री की सीट पर कांग्रेस की विजय हुई है, आगामी दोनों में नगर निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी अपनी जीत दर्ज कर शानदार प्रदर्शन करेगी। ये है कि उसके पास जो है राज्य की अगर बात करें तो मुद्दों की कमी नहीं। क्या क्या मुद्दे हैं जो प्रमुखता से कांग्रेस लगातार उठा भी रही है और उठाएगी? निश्चित तौर से पूरे प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाइए तो पूरा प्रदेश का विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा, पलायन रुकेगा, यहाँ पर उद्योग धंधे लगेंगे, सबको रोजगार मिलेगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड की जनता ने बनाई, लेकिन यहाँ पे आज तक कोई भी काम नहीं हो रहा। अगर हम महिला उत्पीड़न की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में पहला प्रदेश उत्तराखंड बन गया है जहाँ महिला उत्पीड़न की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रही और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आज आम आदमी जो देहरादून शहर, हम राजधानी की बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो सेवानिवृत्त लोग यहाँ पे आकर रहना पसंद करते थे, आज वो भी अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है और जो हमारे बेरोजगार साथी हैं वो दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार आएगी तो 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को प्रतिवर्षम रोजगार देंगे। रोजगार की तो आज कोई बात ही नहीं कर रहा है। पलायन यहाँ से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन्होंने पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग का गठन किया था और आज पलायन आयोग के दफ्तर में ताला लगा पड़ा है। जब पलायन आयोग के दफ्तर में ताला लगा तो पलायन क्या रोकेंगे? ऐसी इनके पास कोई भी नीति नहीं है जिससे हम कहें भारतीय जनता पार्टी विकास की ओर प्रदेश को लेके जा रही है। आज पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में ये ड्रोन से दवाइयां भिजवाने की बात कर रहे थे, कहाँ है इनका ड्रोन, कहाँ है इनकी दवाइयां? स्वास्थ्य सेवाएं पूरी चरमरा गई है। डेंगू का सीजन है, फॉगिंग की कोई व्यवस्था प्रदेश के अंदर नहीं हो पा रही है, डेंगू की चपेट में प्रदेश आ रहा है। तो ये सारे बातें हैं जिसको प्रमुखता के साथ कांग्रेस उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले हैं हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। निश्चित तौर से जिस प्रकार से मंगलौर के अंदर उपचुनाव कांग्रेस जीती, जिस प्रकार से बद्रीनाथ के अंदर उपचुनाव कांग्रेस जीती, केदारनाथ उपचुनाव जो होगा और जो नगर निकाय और पंचायत के चुनाव होंगे उसमें भी कांग्रेस जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में यूपी उत्तराखंड को जोड़ने वाला 15 किलोमीटर लंबाई का खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे प्रतिदिन हजारों की संख्या में गुजरने वाले लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोड पर बने बड़े बड़े गड्ढे व रोड की जर्जर हालत से दुर्घटना होने की भी संभावना बढ़ गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश देते रहे हों, लेकिन खुद उनके गृह क्षेत्र में एनएच की उदासीनता के चलते पिछले 1 साल से खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग बदहाली की आंसू रो रहा है। सड़क के बदहाली का आलम यह है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है। सर, हम लोग रास्ता टूट जाने की वजह से प्रतापपुर होकर आना पड़ रहा है और या तो हमें जादवपुर होकर आना पड़ रहा है, और दूसरी आपका जहाँ से हमारा उत्तराखंड स्टार्ट होता है मझोला बॉर्डर से, वहाँ से लेके हमारे खटीमा जो हमारा जहाँ से नगर पालिका पड़ता है, वहाँ से यहाँ तक रास्ते सारे जर्जर हैं। कौन से गड्ढे में हम पड़ जाए हमें पता नहीं है और कब दुर्घटना हो जाए भी पता नहीं है। और कब से कहा जा रहा है, कई बार लोगों ने बातों को उठाया भी, पर अभी इस पर जो है खड़ंजे ईंट का लगा के काम चलाया जा रहा है, पैच किया जा रहा है, उससे काम नहीं चल पा रहा है। एक्सीडेंट का पूरा हमेशा लगा रहा था, घर हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। तो हम लोग सर किस परेशानियों से बच्चे पढ़ने आते हैं खटीमा, वो स्कूल नहीं आ पाते हैं, पढ़ने के लिए दिक्कत है, हर तरीके से परेशानी है। मैं तो यही कहूँगा शासन प्रशासन से कि हम लोग को समस्याओं को देखते हुए अति शीघ्र इस रोड को सुचारू रूप से नए स्तर से बनाया जाए। ये गड्ढे गुड्ढे मुक्त से काम नहीं चलेगा, इसको अति शीघ्र काम किया जाए ताकि हम लोग की परेशानियों को दूर किया जाए। ये मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुका था 2018 में। इसके हस्तांतरण की कार्रवाई गतिमान थी और ये अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड हल्द्वानी को स्थानांतरित कर दिया गया है।
अब आगे की कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग खंड हल्द्वानी द्वारा ही की जाएगी। प्रदेश में धामी सरकार के द्वारा जल्द ही सख्त भू कानून लाने के फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जो भू कानून प्रदेश में कांग्रेस लेकर आई थी, उस भू कानून को इसी रूप में लागू करके भाजपा को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए थी, लेकिन धामी सरकार समिति गठित करके लोगों को गुमराह कर रही है। वहीं भाजपा ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य बनने के बाद कांग्रेस की सरकार रही और अपनी सरकार के समय में उन्होंने खुद राज्य आंदोलनकारियों के साथ आरक्षण देने को लेकर एक बड़ा धोखा किया, जबकि हमारी सरकार किसी भी बात को लेकर उसकी बारीकी समझकर उसे विधानसभा के पटल पर रखती है, तब जाकर उसको जनहित के लिए लागू किया जाता है। वो कानून कोई इसमें समिति को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें लाग लपेट की कोई। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार में, कांग्रेस सरकार में और भुवनचंद खंडूड़ी जी की सरकार में एक कानून था कि 250 वर्ग गज से अधिक कोई भी बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है, उसको एक लाइन में पारित कर दे। अब इसमें इतना डिले करना, उसमें बैठेंगे, विचार करेंगे, कृषि मंत्री कोई बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कोई बयान दे रहे हैं, तो ये ताकि ये है कि अब जितने ज़्यादा और लोग लूट खसोट कर सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने अभी पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि हम सख्त कानून लाएंगे। कब लाएंगे? जब पूरी जमीन बिक जाएगी, कब लाएंगे? तो ये जो लाग लटीफ वाली बात है, इनकी मंशा साफ नहीं है। अगर सरकार की मंशा साफ है तो कल की डेट में वो कानून एक लाइन का आ जाए कि जो 2017 से पहले 2002 से लेकर के 2017 के बीच जो वो कानून एक लाइन का था कि 250 वर्ग गज से ज़्यादा कोई बाहर का व्यक्ति जमीन यहाँ नहीं खरीद सकेगा, उसको लागू कर दे। इसमें संशोधन की बात, इसमें बैठकों की बात कोई बात नहीं है। सरकार की मंशा साफ हो तो 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड। गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री जी पहले धामी जी भी थे, पहले भी रहे, हार गए, फिर मुख्यमंत्री बन गए। आज पूरा 1.5 साल हो गया इनको बने हुए, अब तक क्या कर रहे हैं ये? और जनता सड़कों पर, मैं तो बल्कि जो वो कानून के विरोध में जो आंदोलनकारी साथी काम कर रहे हैं, मैं उनको शाबाशी देना चाहता हूँ, उनको भी शाबाशी देना चाहता हूँ। मैं तो इस विषय पे बहुत पहले से लगा हुआ हूँ कि भाई ये विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा के माध्यम से 25 बार पूरे जगह जगह हमने इस बात को कहा है कि भाई वो कानून हमारा ठीक बना पहले था, अब इन्होंने गड़बड़ कर दिया, इसको रोको। तो इस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। तो ये जो हमारा आज का जो परिवेश का मामला है, जो खेत बंजर हो गए हैं, वो कानून बने, जल्दी से जल्दी बने, और वही बने जो सन 2002 से लेकर के 2017 से पहले था। 2017 से पहले, मैं फिर कह रहा हूँ 2012 से पहले जो वो कानून, 17 से पहले जो कानून था, वही वो कानून लागू होना चाहिए। इसमें कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए, तब हम समझेगी सरकार की मंशा उत्तराखंड को बचाने की। कानून लागू हो जाता है, लेकिन क्योंकि इसको समिति को दिया जा रहा है, इसको घुमाया फिराया जा रहा है, इसको इवेंट के तौर पर पेश किया जा रहा है, ये मंशा को दर्शाता है। कोई भी कानून को पारित करने के लिए बकायदा विधानसभा पटल पर रखा जाता है। नारायण दत्त तिवारी जी का हमें वो काला इतिहास नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ एक छल किया था। आरक्षण देने के नाम पर उनको मुंह जवानी आदेश दे दिया था कि हम आपको आरक्षण देते, और कितने छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला गया था। वो काला अध्याय अपना इनको नहीं भूलना चाहिए। उसी प्रकार का कोई भी कार्य हमारी भाजपा सरकार करने में एकदम भी राजी नहीं होती है। हम कोई भी अगर फैसला लाते तो उसको विधानसभा की पटल पर रखते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं, उसकी बारीकियों को समझने के बाद धरातल पर उतारते हैं। और एक बात मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहूंगी कि 2001 से 3 तक जब इनकी सरकार रही थी, उसके पहले उत्तराखंड की नींव पड़ रही थी। उत्तराखंड की नींव पड़ते ही आप थे सत्ता में। आपको अगर इतनी ज्यादा चिंता होती तो आप उस समय इस प्रकार का कठोर निर्णय लेकर अवश्य आते। लेकिन सबसे ज्यादा जो खरीद फरोख्त का खुली चोरी हुई वो आपकी सत्ता के दौरान हुई। और अब उस चोरी को खत्म करने के लिए जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक फैसला लिया है कि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह अगर आपने
ज्यादा जमीन अगर आपने अपने रिश्तेदार और सगे संबंधियों के तहत के नाम से ली है तो वो सरकार के हवाले कर दी जाएगी। तो उत्तराखंड के लोगों के साथ अगर न्याय हो रहा है तो निश्चित तौर पर जो पापी होंगे, जिनके मन में चोर होगा, जो ये कहते दिखाई देंगे कि विभागों से खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, उनको प्रॉब्लम होनी लाजमी है। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून स्थित सपा के प्रदेश कार्यालय में सपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आगामी निकाय चुनाव में संगठन को मजबूत करने को लेकर कोर कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कोर कमेटी के कार्यप्रणाली के संबंध में भी बताते हुए कहा कि कोर कमेटी सभी निकायों के 100 वार्डों में ऐसे उम्मीदवार जो पार्टी के लिए निष्ठावान हैं और प्रदेश में पार्टी की जीत का परचम लहराएंगे, उनका चयन करेगी। मुख्य कारण था संगठन संगे शक्ति सर्वदा, संगठन मजबूती से काम करे। आने वाले निकाय चुनाव पर हमारा फोकस है कि 100 वार्ड हैं तो उनमें हम अपने प्रत्याशी उतारें। उसके लिए एक हमने कोर कमेटी का भी गठन किया है, बहुत जल्दी वो समाचार पत्रों में भी आपको देखने को मिलेगी। और मुख्य उद्देश्य हमारा कोर यही था, अपना जो निकाय चुनाव है उस पर काम कर रहे हैं। वो जो कोर कमेटी का जो गठन है, वो जो हमारे आने वाले प्रत्याशी हैं निकाय चुनाव में, उनकी पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे, उनका पूरा बायोडाटा तैयार करेंगे ताकि वो निष्ठावान होकर पार्टी का चुनाव लड़े और पार्टी का परचम यहाँ देहरादून में फैले पूरे उत्तराखंड में। तो उसके लिए आज हमने यहाँ की एक जो है कोर कमेटी का चयन किया। केदारनाथ विधानसभा में जल्द ही उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर जहां भाजपा ने अपने 5 मंत्रियों को मंडल स्तर पर चुनाव की जिम्मेदारी दे रखी है, तो वहीं बड़े नेता भी लगातार केदारनाथ के दौरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इसी असमंजस में फंसी हुई नजर आ रही है कि आखिर केदारनाथ धाम में कौन प्रचार प्रसार करेगा, कौन नहीं। यही सवाल जब कांग्रेस के संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने बद्रीनाथ का उपचुनाव भी जीता था, मंगलौर का चुनाव भी हमने जीता। हमारी तैयारी बूथ लेवल की है और समय आने पर वह नजर भी आ जाएगा। देखिए, अगर हमारी तैयारी नहीं होती तो आपको हम बद्रीनाथ का चुनाव कैसे जीते, मंगलौर का चुनाव कैसे जीते? शायद विपक्षियों को या आपको हमारी तैयारी नहीं दिखती। हमारी पूरी तैयारी है और बूथ लेवल की तैयारी है। समय आने पर हमारी तैयारी का आपको दिख जाएगी और समय आने पर हम केदारनाथ का उपचुनाव भी जीत के दिखाएंगे। हमारा केदारनाथ की महान जनता पर भरोसा है। वहां की जनता हमारा चुनाव लड़ेगी, वहां का कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ेगा और वहां का जो पीड़ित पक्ष है वो हमारा चुनाव लड़ेगा। हम पूरी तैयारी के साथ है। हम भाजपा की तरह ढिढोरा पीटने का काम नहीं करते हैं, हम धरातल में काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ चुनाव के लिए तैयार। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश सचिव और काशीपुर निवासी अलका पाल ने प्रेस से रूबरू होते हुए बताया कि हाईकमान के निर्देश पर उन्हें उत्तराखंड प्रदेश हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। अलका पाल ने बताया कि इस बार हरियाणा में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर एग्जिट पोल के अनुसार इस बार कांग्रेस की झोली में 59 सीट आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोग भाजपा की नीतियों से त्रस्त हैं। पहले अपने पार्टी हाईकमान का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरी जैसी एक छोटी ज़मीनी कार्यकर्ता को हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य के अंदर एक सेवा करने का, संगठन की सेवा करने का मौका मिला। मैं पूरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर मैंने एक ऑब्जर्वर के रूप में काम किया और इस क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभाओं में मैंने देखा कि भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी। इसका कारण ये था कि पिछली 10 सालों में भाजपा की लगातार जो वादे जनता से किए गए थे वो वादे तो धरातल पे थे ही नहीं। यहाँ तक कि जो आधारभूत जो आवश्यकता होती है, प्रमुख तौर पे मैं बताना चाहती हूँ, जैसे सड़कों की, बिजली की, बहुत बुरी दशा में हरियाणा राज्य आज विकास के रास्ते में बहुत पीछे पिछड़ चुका है। जनता बेसिक चीज़ों से भी परेशान है और साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे भी आए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित रहे। वो मुद्दे जैसे किसानों का मुद्दा था, हमारी खिलाड़ियों का मुद्दा था और आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी जंतर मंतर पर हमारी खिलाड़ी बैठी थी,
हरियाणा की बेटी बैठी थी। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, हरियाणा के सोनीपत राज्य के अंदर ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था। लेकिन हरियाणा की बेटियों के साथ क्या हुआ? वो बेटियां साधारण बेटियां नहीं थीं, वो बेटियां वो थीं जिन्होंने हरियाणा राज्य के साथ साथ देश के नाम का और देश का परचम भी पूरे विश्व में लहराया था। ऐसी बेटियां जब जंतर मंतर पर बैठी तो उन्हें बदले में क्या मिला? बदले में उनके ऊपर लाठी बरसाई गई, उनके बाल खींचे गए, उनके कपड़े फाड़े गए। तो जब हरियाणा राज्य के अंदर हरियाणा की जनता ने और महिलाओं ने, खास तौर से हरियाणा की आधी आबादी ने देखा कि हमारी प्रदेश की बेटी के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो वहाँ तो महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का भविष्य ही खतरे में लगा। तो आधी आबादी ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, जो मेरा अपना एनालाइज था। और आधी आबादी ही मैं समझती हूँ हरियाणा राज्य के अंदर से भाजपा का सफाया करेगी। कांग्रेस कितनी आश्वस्त है, कितनी सीटें आने की संभावना है? देखिए, कांग्रेस पूर्ण रूप से आश्वस्त है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का जो एजेंडा है वो हमेशा विकास का एजेंडा रहा है। और विकास के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें युवाओं को, महिलाओं को, दिव्यांगों को, बुजुर्गों को और सभी को ध्यान में रख करके कुछ गारंटी योजनाएं तैयार की गई हैं। उस गारंटी योजनाओं के साथ कांग्रेस पार्टी धरातल पर पहुंची है और उन कांग्रेस की गारंटियों के ऊपर वहाँ की जनता ने अपार स्नेह और अपार अपना जनमत दिया है, जो कल से आप लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से अपने बल पर एक स्थिर और स्थायी सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार एग्जिट पोल में जो है ये हुआ था तो कांग्रेस जो है काफ़ी आश्वस्त थी और फिर जो है कांग्रेस का वहाँ से सफाया हो गया। देखिए, बहुत तरह के मुद्दे होते हैं, कई मुद्दे होते हैं। कांग्रेस हरियाणा की जनता को भी नए नए सपने दिखाए गए भाजपा के द्वारा। जिस तरह से आपने देखा 2014 में भी इस देश की जनता से बहुत सारे वादे किए गए, 15 लाख का वादा किया गया कि हर खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। क्या वो आए? ऐसे ही कुछ हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा की जनता को भी ऐसे ही कुछ सपने दिखाए गए, लेकिन वो सपने सब धरातल पर धराशायी हो गए। विकास बिल्कुल वहाँ जीरो और हाशिए पे है। वहाँ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और वास्तव में वहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो आधारभूत आवश्यकताएं ही वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पे दे पाई है। देखिए, युवा वहाँ बेरोजगार है, किसान वहाँ परेशान है। जिस तरीके से किसान ने अपनी बात को ले जा करके दिल्ली में रखना चाहा और जो दुर्व्यवहार वहाँ के किसान के साथ हुआ, वहाँ का किसान बहुत दुखी है। अग्निवीर योजना को ला करके जिस तरह से मैं समझती हूँ भाजपा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा लोग हमारी सेना में जाते हैं, खिलाड़ी वहाँ बनते हैं और वहाँ का किसान, वहाँ का अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन वहाँ का आप अग्निवीर के माध्यम से कहीं ना कहीं जो स्थायी सेना की भर्ती होती थी उनको ना करके और अग्निवीर को लागू करके हरियाणा के युवाओं के साथ भी और उनके भविष्य के साथ भी छल किया गया और खिलवाड़ किया गया। और बहुत बड़ी संख्या में सैनिक बैकग्राउंड के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में इसी कारण अपना मतदान दिया है, क्योंकि हमने कहा है कि कांग्रेस आएगी तो हम स्थायी सेना की भर्ती शुरू कराएंगे। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।